हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 3 जुलाई 2024 को शिफ्ट 4 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है और ये आज आपके 3 जुलाई 2024 के चारों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कल से हम 4 जुलाई 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 15% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 8400 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या आपको बतानी कितनी थी। तो यानी कि आपको यहाँ पर कुल मतों की संख्या 8400 जो बता दी गई है, इसका यहाँ पर देख सकते हैं 15% मत अवैध थे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो जाएगी, यानी कि 20 में से 3 यूनिट आपके पास यहाँ पर अवैध मत थे। तो आप इसका 17/20 कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैलिड वोटों की संख्या आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड वोट यानी कि वैध मत जो थे उसका 60% एक उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिया, तो दूसरे उम्मीदवार के लिए 40% आपके पास मत बचे हैं, क्योंकि वैलिड वोट जो थे वो अपने आप में 100% थे। तो यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी, तो आप इसका डायरेक्ट 2/5 कैलकुलेट कर लेंगे और ये दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 दूनी का 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक आपको 6 आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं और यदि श्याम 5 से 1/4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और राम 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि दोनों की स्पीड आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 से 1/4 को आप 5.25 लिख सकते हैं और प्लस का 3 करेंगे तो ये 8.25 आपके पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 8.25 की स्पीड से यहाँ पर मान लेते हैं टी टाइम के अंदर जो ये 44 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। आप यही तो करते हैं, स्पीड इनटू में टाइम करते हैं और ये बराबर आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आती है। अब डिस्टेंस हमें 44 किलोमीटर की कवर करानी थी, तो इसलिए हमने बराबर में 44 रख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 25 आप डिवाइड करेंगे 4 बार कटेगा, 25 3 75 हो जाएगा, फिर 25 3 75 हो जाएगा, 11 से 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा। तो टी इक्वल टू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा 16/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये टाइम घंटे में आया तो आप इसको लिख सकते हैं 5 घंटे और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 20 मिनट हो जाएगा। तो 5 घंटे 20 मिनट जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस CS और इलेक्ट्रॉनिक्स EC, सिविल CE और मैकेनिकल ME नाम की 4 शाखाएं आपको बताई गई। इन शाखाओं में छात्रों की संख्या का क्रम से अनुपात आपको बताया गया। तो कॉलेज CS और ME शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर CS और ME का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 11 है और ये आपके पास यहाँ पर 7 है, तो 11 प्लस का 7 करते हैं यानी कि 18 आपके पास टोटल बनता। और ये 18 आपके पास यहाँ पर सभी कॉलेजों में कुल छात्रों की संख्या जो है वो 18 प्लस का 11 करें यानी कि 29 का कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, 1800 के अंदर 29 का डिवाइड करते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 पंचे 145 और 29 छके 174 हो जाएगा। इसके बाद 6 बचा और उतारेंगे 0, 29 दूनी का 58 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 62 आपको 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। अब बचा 2 आपके पास, लगाएंगे दशमलव उतारेंगे 0, 20 में 29 का भाग 0 बार जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 62.0 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है और उसके खेत के पास एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% कम कर दी जाती है। उसके खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी आपको बतानी है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू में चौड़ाई हो जाएगा। अब लंबाई में 30% की कमी की जा रही है और चौड़ाई में यहाँ पर 10% की कमी की जा रही है, दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट इनका सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30 प्लस का 10 माइनस का 30 इंटू में 10/100 करते, तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 37% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका एक मेथड और भी है, उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
मेथड 2 इसका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई के अंदर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 10 से 3 की कमी हुई, यानी कि 10 से 7 कर दी गई लंबाई। ठीक है, अब चौड़ाई के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, 1/10 होती है, तो यहाँ पर 10 पर 1 की कमी की जाएगी यानी कि 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, लंबाई इंटू में चौड़ाई करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, यानी कि ये 100 हो गया, ये 9 से 63 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने की कमी हो रही है, 37 की आपको कमी दिखाई पड़ रही है। तो 37 की कमी हुई है कितने पर, 100 पर, और आप यहाँ पर गुणा करते हैं 100 से, तो यहाँ पर ये माइनस का 37% आता है। और मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया हुआ है कि माइनस का चिन्ह जो है कमी को रिप्रेजेंट या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमी हो रही है तो ये 37% की कमी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर मेथड 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये मेथड 2 हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप इसको जल्दी बना पाते, नहीं तो आपको थोड़ा सा और टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि एक दिन में 400 चॉकलेट आइसक्रीम बेची जाती हैं और बताना है कि तो वेनिला आइसक्रीम कितनी बेची जाती हैं, तो यहाँ पर डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। इफ़ 400 चॉकलेट आइसक्रीम आर सोल्ड इन ए डे, हाउ मैनी वेनिला आइसक्रीम आर सोल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चॉकलेट, आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर वाला ये डेटा दे रखा है 40% है ना। तो यहाँ पर आपको इनकी संख्या प्रश्न में कितने बताई गई है, 400 बताई गई, यानी कि एक दिन में 400 चॉकलेट यहाँ पर बेची जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर डेटा आपको 10 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक दिन में जो है कितनी वेनिला आइसक्रीम यहाँ पर बेची जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनिला आइसक्रीम की आपको यहाँ पर दे रखा है डेटा 35%, तो ये भी 35 ना होकर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 350 आइसक्रीम जो है वो एक दिन में यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम बेची जाती है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस वर्ष जो है कंपनी ए और बी से निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम है, आपको यहाँ पर बताना ए और बी के बीच का, कंपनी ए और बी यानी कि ब्लू और ऑरेंज वाला आपको यहाँ पर डाटा देखना है, और यहाँ पर उनके बीच का निर्यात जो है सबसे न्यूनतम किस वर्ष है वो आपको यहाँ पर बताना। तो इंग्लिश वाले इसे यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनीज ए एंड बी द मिनिमम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम डिफरेंस, यानी कि आपके पास यहाँ पर सबसे कम निर्यात जो है वो आपको यहाँ पर कहाँ पर किस वर्ष में आपको दिखाई पड़ रहा है कंपनी ए और बी का। तो यहाँ पर ब्लू वाला आप यहाँ पर देखते हैं 60 और यहाँ पर ऑरेंज वाला 125 देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, ये आपके पास यहाँ पर 65 का। इसी तरह से आप यहाँ पर 72 और यहाँ पर ये 138 का देखते हैं, तो 28 और ये 38 यानी कि 66 आपके पास हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं 80 और ये 145, इनका गैप अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 65 का गैप यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं 95 और यहाँ पर ये 152, तो ये आपको यहाँ पर 57 का गैप दिखाई पड़ा, और यहाँ पर 102 और यहाँ पर 172, तो यहाँ पर ये आपको 70 का गैप दिखाई पड़ा। तो सबसे कम किस में दिखाई पड़ रहा है, ये 1998 में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 1998 आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है और सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं, और गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। अब यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही प्रश्नों के जितने उसने सही प्रश्न किए उनकी संख्या अगर आप यहाँ पर x मान ले तो एक प्रश्न के लिए, एक सही प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं, यानी कि 4x आपके पास यहाँ पर टोटल अंक बनने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर x प्रश्न उसने सही किए हैं, टोटल 160 प्रश्न थे, तो 160 में से अगर आपने x माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 160 माइनस का x, यानी कि आपके पास यहाँ पर गलत प्रश्नों की संख्या बच जाएगी। अब एक गलत प्रश्न के लिए यहाँ पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यानी कि टोटल इतने अंक जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि काट लिए जाएंगे जितने इसके सही मार्क्स बने थे उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल मिलाकर जो इसको मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं वो 400 प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रश्न में बताया गया था। तो आप इसको बराबर कर दीजिए 400 के। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस के अंदर गुणा करें तो ये प्लस का x इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 5x हो गया, और ये आपके पास माइनस का 160 होगा, इधर आ जाएगा तो ये 560 हो जाएगा। अब x इक्वल टू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 112 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। x आपने सही प्रश्नों की संख्या मानी थी तो वही आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर गलत प्रश्नों की संख्या पूछता तो आप यहाँ पर 60 में से क्या करते भाई, 60 में से आप x को माइनस कर देते, यानी कि 112 को माइनस कर देते, तो आपके पास यहाँ पर गलत प्रश्नों की संख्या आ जाती। अब इसमें देखिए 25 छात्रों की एक कक्षा ने अंग्रेजी की परीक्षा दी और 15 छात्रों के औसत प्राप्त अंक 80 थे।
अब अन्य छात्रों के औसत प्राप्तांक आपको 60 बताए गए हैं, तो यहाँ पर पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आसान सा मेथड, अगर आप यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 15 छात्रों का जो एवरेज 80 बताया गया था, तो यहाँ पर ये 80 बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेष बचे हैं, यानी कि टोटल 25 छात्र थे, शेष कितने बचे हैं, 10 छात्र बचे। अब इन 10 छात्रों का औसत आपको 60 बताया गया, यानी कि अगर यहाँ पर 80 बताया रहता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये 60 बताया गया। कितना कम बताया गया, इससे यहाँ पर ये 20 कम बताया गया। कितना कम बताया गया, 20 कम है। तो 20 कम है कितने छात्रों का, 10 छात्रों का। तो यहाँ पर आप ये आप देख सकते हैं 200 आपके पास कमी होगी, 200 की कमी होगी। ये 200 की कमी जो आप सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट दें, यानी कि आप इसमें 25 का डिवाइड करके इसमें से घटा देंगे, तो ये 25 × 200 होता है, यानी कि 72 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया। आंसर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर देते, ठीक है। बाकी इसका एक मेथड और भी है, उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 छात्रों का औसत जो 80 बताया गया, आप यहाँ पर क्या करते हैं, 15 × में 80 करते हैं, और प्लस के अंदर जो शेष 10 छात्र बचे थे उनका औसत आपको 60 बताया गया, तो 10 × में 60 करते और इसको डिवाइड कर देते सभी छात्रों की संख्या 25 से। तो ये भी आपके पास यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होकर आता, और इससे भी आप यहाँ पर एवरेज बता सकते थे। 15 × 8 = 120, यानी कि 1200, तो ये हो गया, प्लस 600 करेंगे 1800 होगा, और 1800 में आप 25 का डिवाइड करेंगे तो ये 72 आपके पास आंसर इस तरह से भी आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर मेथड 2 हो जाएगा, बट ये भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। यहाँ तो चलो आसान हो गया, अगर यहाँ पर डेटा बड़े बड़े होते तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत आती, तो ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव हो सकता था। अदरवाइज आप इस मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कम टाइम में भी आप उस प्रश्न को बना सकते थे। अब इसमें देखें यहाँ पर जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी होगी। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू में भागफल प्लस का शेषफल होता है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू में क्यूशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन जो है आपके पास यहाँ पर डिविडेंड है, यानी कि भाजक है। तो यहाँ पर एन जो है, यहाँ पर भी एन जो है और यहाँ पर जो एन है दोनों जगह सेम है, यानी कि दोनों जगह आपके पास एन की वैल्यू, यानी कि भाज्य जो है वो आपके पास यहाँ पर बराबर आना चाहिए था, डिविडेंड जो है वो बराबर आना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो भाजक इंटू में भागफल करेंगे, यानी कि 18x हो गया, और प्लस के अंदर शेषफल आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 6 हो गया। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें तो भाज्य, और ये आपके पास यहाँ पर इंटू में भाजक, सॉरी यहाँ पर भाजक इंटू में ये भागफल y है, आप इनके गुणा करें यानी कि 25y हो गया, प्लस आप यहाँ पर शेषफल करें यानी कि ये 15 हो गया। अब यहाँ पर दोनों जगह n की वैल्यू एक जैसी यानी कि बराबर आनी चाहिए थी, तो इनको बराबर कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो 18x माइनस का 25y, और ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर की साइड 9 आएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, a बराबर क्या होता है BQ प्लस का यहाँ पर शेषफल r होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शेषफल r जो है ये हमेशा b से तो छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है, और ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी शर्त है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम है। ये रिमाइंडर थ्योरम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाले यहाँ पर आप इसको नोट करके लिख लीजिए, ये क्या है, a क्या है यहाँ पर भाज्य है, और यहाँ पर b क्या है भाजक है, और q यहाँ पर क्या है भागफल है, और यहाँ पर r क्या है शेषफल है, ठीक है। तो हिंदी वाले यहाँ पर इसको लिख लेंगे, और इंग्लिश वाले आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। a जो है यहाँ पर क्या है डिविडेंड है, और b यहाँ पर क्या है डिविजर है, और q यहाँ पर क्या है क्यूशिएंट है, और यहाँ पर r जो है रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे फॉर्मूला, और ये मैंने पीछे भी बताया हुआ है एक बार। इसमें देखिए लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई आपको बताई गई है, इसकी त्रिज्या से 12 गुना है, तो इसको पिघलाकर जो है गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, और जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आपको बताई गई, बेलन की त्रिज्या की क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर गोलाकार गेंद की संख्या आपको बतानी। अब यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होगा। अगर आप यहाँ पर बेलन में देखें तो बेलन की हाइट जो है त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या अगर r है तो उसका यहाँ पर 12 गुना आपको बताई गई हाइट, ठीक है। तो अगर आप बेलन का वॉल्यूम कैलकुलेट करते तो πr² करते, πr²h करते, तो πr² होगा, इंटू में h की वैल्यू आप यहाँ पर 12r रखते, ठीक है। और ये बराबर होना चाहिए था। मान लेते हैं पिघलाकर n गोले बनाए जाते हैं, और इंटू में कर देंगे एक गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर गेंद बनाई जा रही है, तो यहाँ पर गेंद गोलाकार हुई, तो 4/3 πr³ होता है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है, यहाँ पर त्रिज्या आपको क्या बताएगी, बेलन की त्रिज्या जो r थी उसका 1/3 है, यानी कि r/3 उसका 1/3 करेंगे तो r/3 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 πr³ आपके पास यहाँ पर गोले का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो बराबर कर दिया, और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो पाई से पाई कट गया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आर क्यूब बनेगा और ये आपके पास यहाँ पर इधर भी आर क्यूब बन रहा है, आर ये आपके पास यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 बचा, बराबर की साइड n इंटू में 4/3 हो जाएगा और ये 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये 1/27 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से ये कटेगा 3 बार और ये 27 दिया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 के इधर 3 से गुणा कराते हैं तो n बराबर जो है 243 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए रिया और संगीता एक काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ शामिल हो जाती है, तो वे दोनों शेष काम पूरा करती हैं और कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिया जो है ये 6 दिन में कर सकती है, संगीता 8 दिन में। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि 6 चौके 24 हो गया, 8 तिरिका 24 हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 24 जो है ये टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में बोला गया है कि रिया जो है ये 3 दिन तक काम करती है। इसके बाद यहाँ पर 3 दिन बाद जो है रिया के साथ क्या हो जाती है, संगीता शामिल हो जाती है और यहाँ पर मान लेते हैं ये एक साथ जो है टी टाइम तक काम करते हैं, ठीक है, और ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल वर्क आपके पास 24 यूनिट का था तो बराबर हमने 24 कर दिया। यहाँ पर आप इनकी एफिशिएंसी रख देंगे और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 70 हो गया। ये 12 इधर ले जाकर घटाएंगे तो ये 12 बच गया और ये टी बराबर आपके पास यहाँ पर 12/7 आ गया। 12/7 का मतलब कितना हो जाएगा 1 सही 5/7, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 सही 5/7 दिन तक करते हैं, 1 सही 5/7 दिन तक तो ये दोनों काम करती हैं साथ मिलकर। और यहाँ पर 3 दिन पहले रिया भी काम कर चुकी थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप क्या यहाँ पर क्या करेंगे 3 दिन और प्लस का यहाँ पर ये जो 1 सही 5/7 जो आया आप इनको ऐड करेंगे तो 4 सही 5/7 दिन जो है ये आपके पास यहाँ पर टोटल आपके पास यहाँ पर दिनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको बताया गया 4:7 के अनुपात में और उनके क्षेत्रफलों का योग आपको बताया गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बीच अंतर आपको यहाँ पर के बीच का अंतर का जो है आपको यहाँ पर 1/3 कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है समरूप त्रिभुजों के लिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि पेरीमीटर में आपके पास यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर A1 का A2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर होगा P1 का P2 के साथ जो रेशियो दे रखा है उसके वर्ग के बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसको लिखेंगे तो A1 का A2 के साथ जो रेशियो होगा ये बराबर होगा P1 का P2 के साथ रेशियो आपको प्रश्न में 4:7 बताया गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 16:49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर इनका योग करेंगे दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 65 हो रहा है, जबकि प्रश्न में कितना बताएगा 95, यानी कि इसी 65 की वैल्यू 195 है, यहाँ पर 195 बताएगा, ठीक है। तो ये 195 इसी की वैल्यू दे रखी है 65 की, यानी कि आपको यहाँ पर डेटा 3 गुना दिखाई पड़ रहा है। अब ये 3 गुना है तो आपके पास यहाँ पर ये क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे भाई, ये भी 16 ना होकर 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 3 48 ये हो गया। ये भी आपके पास यहाँ पर 49 ना होकर 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 147 आपके पास यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अंतर का 1/3 आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो A2 बड़ा है तो A2 में से A1 को घटाया, अब ये जो भी डिफरेंस आएगा उसका 1/3 आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 147 में से अगर आप 48 माइनस करेंगे और उसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 99 बचा और ये आपके पास यहाँ पर 33 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे। तो आपको देखिए लिख के देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट 99 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है तो आप उसका 1/3 करेंगे तो 33 आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा था, है ना। इसमें देखिए यहाँ पर रोहन को 48,000 के मूल्य वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर दी गई 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसका 12% कैलकुलेट करेंगे 28,000 का तो ये 12×8 हो गया, हासिल 9 आएगी और ये 33 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 पर 8% की छूट दी जा रही है, यानी कि 960 की छूट दी जा रही है रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेष राशि आपके पास बची है देख सकते हैं 28 और ये 12, यानी कि टोटल 40,000 हो चुका है। टोटल कुल मूल्य 48,000 था, यानी कि 8,000 आपके पास शेष बचा था जो कि प्रश्न में बताया गया है। इस पर मान लेते हैं x रुपए की छूट दी जा रही है, ठीक है, तो प्लस x करेंगे। अब ये टोटल छूट जो है ये बराबर होनी चाहिए जो टोटल 48,000 का मूल्य था,
उसके 9.5% की छूट के बराबर होनी चाहिए। तो इसका 9.5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर x इसलिए माना है यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन आपको रुपए में दे रखे हैं, तो x हमने यहाँ पर रुपए में मान लिया, ठीक है। अब आप इनको ऐड करा दीजिए, ये आपके पास यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 4200 और ये 4320 आपके पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 4320 और ये प्लस का x हो गया, और ये बराबर की साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 20 कट के पॉइंट से 10 कट जाएगा। अब आप 48 के 95 से गुणा कराएंगे तो 48 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 240 का 0 आ गया, हासिल 24 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72, यानी कि 432 और ये 24, 456 आपके पास टोटल बना है। तो x बराबर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4560 में से आप इसको 4320 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं कितने का हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 240 का आपको यहाँ पर गैप दिखाई पड़ रहा है, और यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शेष राशि 8000 की थी उस पर 240 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, जिससे यहाँ पर कुल जो मूल्य था उसके 9.5% की छूट की बराबरी की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 45 डिग्री बता दिया गया, और यहाँ पर इसमें x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए चाहते तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बट आपको देखिए थोड़ा सा बेसिक सा अप्रोच यहाँ पर लगाना था। यहाँ पर आप अज्यूम करते हैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर अगर मैं अल्फा को 0 डिग्री मान लूँ और बीटा को अगर मैं 45 डिग्री मान लूँ, तो यहाँ पर अल्फा प्लस का बीटा बराबर हमारे पास 45 डिग्री हो सकता है, हो रहा है, हो सकता नहीं, हो रहा है, बराबर 45 डिग्री हो रहा है। तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह आप यहाँ पर 0 डिग्री रखें और बीटा की जगह 45 डिग्री रखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 0 का मान आपके पास यहाँ पर कितना, tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्रैकेट की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ चुकी है, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का 1 करेंगे यानी कि 2 आपके पास आ चुका है, बराबर 2x है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं जब संख्या 7, 11 और 18 और 23 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर इनका मध्यानुपाती आपको कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि पहले भी ये समान अनुपात में थी और अब x इनमें सभी में जोड़ दिया जाता है, तो आपके पास यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये इन सभी संख्याओं में x जोड़ दिया जाता है, तो ये संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो समान अनुपात में होंगी, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें x जोड़ा गया और इसमें भी x जोड़ा गया, तो इनका दोनों का रेशियो और इनका दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस का 7 हो गया और दूसरी संख्या में भी x जोड़ा जाता है, x प्लस का 11 हो गया। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके पास यहाँ पर x प्लस का 18 हो गया, इनमें भी x जोड़ा जाएगा, ठीक है, और x प्लस का 23 होगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में बताया गया समान अनुपात में, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर दोनों साइड आप क्या कर देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 2x प्लस का 18 आ जाएगा, बट्टे के अंदर यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 2x प्लस का ये 41 हो जाएगा, बट्टे के अंदर इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब आप यहाँ पर वज्र गुणा करा दीजिए, यानी कि 10x प्लस का यहाँ पर 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8x प्लस का यहाँ पर 164 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास 2x आ जाएगा और इधर की साइड 74, यानी कि x बराबर 37 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू 37 है तो आप इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करके बता सकते हैं। देखिए अगर ये आपके पास यहाँ पर a है और ये आपके पास यहाँ पर b है, तो आप मध्यानुपाती जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर a b करते हैं। तो ये आपको करना है, अंडर रूट के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, x माइनस का 1 इंटू में आपको यहाँ पर 2x माइनस का 10 कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू जब 37 रखेंगे तो 37 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 36 बच गया। और यहाँ पर 37 का आप यहाँ पर देखिए 2 गुणा करेंगे तो 74 होगा, और 74 में से आप 10 घटाएंगे तो 64 बचेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 इंटू में 8 बनेगा, यानी कि 48 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए केंद्र O और A वाले दो वृत्त आपको यहाँ पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए दिए गए हैं, ठीक है। अब केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या आपको बता गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि R1 बता दी गई, और A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर R2 बता दी गई, ठीक है। उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CB की लंबाई ज्ञात करके बताने। तो इसका देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, 2 अंडर रूट के अंदर R1 इंटू में R2 करते हैं। अब ये आता कैसे है फॉर्मूला, ये मैंने पीछे बताया। अगर आप पार्ट फर्स्ट से कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता है ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब इसकी शर्त यह है कि यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने चाहिए, और यहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह फॉर्मूला अप्लाई हो सकेगा। अंडर रूट के अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंटू में 3 कर देंगे, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 6 अंडर रूट 2 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा CB की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर।
एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 से घटाकर 4,680 कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई, और यदि उसे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं विक्रय मूल्य जो है वो 5,000 से घटाकर कितना कर दिया गया, 4,680 कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने की कमी हुई है, ये आपके पास यहाँ पर 320 की आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है। अब इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर 4% का लॉस होता है, 4% की लॉस में जो है हानि में 4% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉस में रुपए में आपके पास यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 320 की वृद्धि हुई है, हानि में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में आपको 4% की वृद्धि बताई गई, यानी कि इसी 4% की वैल्यू आपको यहाँ पर 320 बताई गई। तो 4% की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 320 है। तो कॉस्ट प्राइस जो था वो अपने आप में 100% था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर डेटा 80 गुना दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 8,000 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पर 8,000 हो चुका है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस बताना था। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अब जो आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 4% का प्रॉफिट करना है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो था आपके पास यहाँ पर 8,000, ये अपने आप में 100% था, 4% का प्रॉफिट करना है, यानी कि आप इसका 104% कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसकी गुणा कराएंगे तो 800 के 32 हो गया, ये 832 हो गया, और ये आगे एक जीरो आ जाएगा, 8,320 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात आपको प्रश्न में बताया गया, और यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप भी आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको DF का मान बताना है, ठीक है, और ये भुजाएं आपको बताई गई। तो आपको मैंने बता रखा है जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसका क्षेत्रफल आपके पास यहाँ पर A1 है और इसका क्षेत्रफल दूसरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल A2 है, तो A1 का A2 के साथ जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको DF कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं DF इस पोजिशन पर है और इसमें इस पोजिशन पर आपके पास यहाँ पर BC है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, BC को ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ऊपर रखा है A1, ठीक है, और यहाँ पर बट्टे के अंदर DF हो जाएगा, ये आपके पास संगत भुजाओं का अनुपात होगा और इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करते तो 9:4 बराबर की साइड BC आपको प्रश्न में 8 बताया गया, तो यहाँ पर 8/DF आपको कैलकुलेट करना और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो ये आपके पास 3:2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 8/DF आ जाएगा। आप तिरछा गुणा कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे तो ये 3DF इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो DF इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यानी कि 5 सही 1/3 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उस धनराशि का 4/5 है, वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी है कितनी होगी। तो धनराशि P मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, और टाइम 8 वर्ष का बताया गया, डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये साधारण ब्याज जो प्राप्त होता वो आपके पास धनराशि का 4/5 होता, ठीक है। तो धनराशि का 4/5 आपके पास साधारण ब्याज करके इसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये P से, तो यहाँ पर ये P कट जाएगा, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये आपके पास यहाँ पर 50 बार कट जाएगा, ठीक है। 50 इधर करेंगे तो R बराबर 50/5, यानी कि 10% आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। अब नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप देखिए डायग्राम जो है दिमाग में सोच सकते हैं, डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको यहाँ पर ये बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ये एक 3D इमेज बनाई है समझाने के लिए। यहाँ पर जो ये आपको 4 घन दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से प्रत्येक का आयतन आपको बताया गया यहाँ पर 216, यानी कि आपके पास यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, और ये बराबर की साइड आपको 216 बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा बराबर आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, अगर आप इसका घनमूल लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक घन की भुजा 6 है, तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई आपके पास यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 24 हो जाएगी। जब इसको जोड़ा जाता है ये एक घनाभ के आकार का आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये लंबाई हो गई 24, लेकिन यहाँ पर इसकी आप ऊंचाई देख सकते हैं, ये आपके पास 6 ही रहेगी, और इसकी चौड़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर हाइट h हो जाएगी, ठीक है। ये h आपके पास यहाँ पर 6 ही रहेगी, और जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो भी आपके पास यहाँ पर 6 ही रहेगी। परिवर्तन होगा तो सिर्फ लंबाई में होगा, और ये आपके पास यहाँ पर एक घनाभ की आकृति बन जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये जो नया ठोस प्राप्त हुआ है, ये जो घनाभ प्राप्त हुआ है, उसका आपको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × में LB प्लस का BH और प्लस का HL होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर
घन आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू में ब्रैकेट के अंदर L इंटू में आप यहाँ पर B करते हैं तो ये 26 का 6 गुणा 144 हो जाएगा, प्लस ये आपके पास BH करते हैं यानी कि 36 हो जाता, और प्लस के अंदर यहाँ पर HL करते तो ये भी आपके पास 144 हो जाता। आप इनको ऐड करके 2 से गुणा करा दीजिए तो ये 288 बनता। 288 में अगर आप यहाँ पर 36 ऐड करते तो 288 और ये 6 294 और 30 ये आपके पास 324, और 324 का 2 गुणा 648 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास यहाँ पर 648 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपके पास इसका क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए प्रत्येक 8 इकाई लंबाई के 2 समांतर जीवाएं एक वृत्त में एक दूसरे से 6 इकाई दूरी पर आपको यहाँ पर बताई गई 6 इकाई दूरी पर है, और यहाँ पर इकाई में वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्त अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा। इसके अंदर 2 समान लंबाई की आपको यहाँ पर जीवाएं बताई गई। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई आपको यहाँ पर 8 इकाई प्रश्न में बताई गई है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो आपको यहाँ पर प्रश्न में कितनी बताई गई है, वो आपको प्रश्न में यहाँ पर 6 इकाई बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे मैंने एक प्रश्न आपको बना के बताया था, इनकी लंबाई अगर समान है, दोनों जीवों की लंबाई समान है और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके जो बीच की दूरी होगी उसको ये केंद्र जो है वृत्त का केंद्र जो है वो बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि 6 इकाई है तो ये आपके पास यहाँ पर 3 इकाई हो जाएगी और ये 3 इकाई। और आपको पता है केंद्र से यहाँ पर जीवा पर डाला गया लंब जो है इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि टोटल आपके पास 8 इकाई है तो ये 4-4 इकाई में बंट जाएगी। इसी तरह से आप इधर भी कर सकते हैं, 4-4 इकाई में बंट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र को आप इस बिंदु से मिलाते तो ये आपके पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता, और यहाँ पर ये हाइपोटेनस जो है वो आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या आपके पास यहाँ पर r बराबर कितनी हो जाएगी। ये देखिए आपके पास 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रिकेट और टेनिस के लिए चयनित छात्रों की कुल संख्या आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर क्रिकेट एंड टेनिस। तो आप यहाँ पर टेनिस ब्लू वाला देखते और क्रिकेट आप ग्रे वाला देखते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 35% और ये 20% आपको यहाँ पर बताएगा। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास 55 यानी कि 55% हो जाएगा। तो आप 55% कैलकुलेट करेंगे किसका, आप ऊपर पढ़ते तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 1500 स्टूडेंट्स आपको यानी कि 1500 छात्र आपको बताए गए, तो आप यहाँ पर 1500 का डायरेक्ट जो है 55% कैलकुलेट कर लेते और ये आपके पास आंसर आ जाता 15 पंचे 75 हो जाता, और ये आपके पास यहाँ पर 82 825 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखिए कंपनी सी के लिए किस वर्ष में जो है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत अधिकतम था। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ राइज एंड फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम फॉर कंपनी सी, यानी कि कंपनी सी के लिए जो है वो उत्पादन का जो है पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन यानी कि गिरावट और वृद्धि जो है किस वर्ष में है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना। तो कंपनी सी का ग्रे वाला आप यहाँ पर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 से 90 हुआ, यानी कि 20 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, यहाँ पर ये 70 पर हुआ, और आप यहाँ पर गुणा 100 करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 2/7 2/7 की प्रतिशत वैल्यू 1/7 की 14 से 2/7 होती है, तो 2 से आप गुणा करते हैं तो 28 से 4/7 आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 से यहाँ पर 120 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 30 का इंक्रीमेंट हुआ है। 30 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 90 पर, और गुणा 100 करते हैं तो यहाँ पर 1/3 की प्रतिशत वैल्यू 33 से 1/3% आ जाती। इसी तरह से आप यहाँ पर देखते तो ये आपके पास है 40 की कमी हुई है, यहाँ पर 40 का गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिला कितने पर 120 पर, और गुणा 100 करते तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 33 सही 1/3% आपके पास यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो ये आपको यहाँ पर 110 यानी कि 30 का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो 30 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर, यहाँ पर 30 का इंक्रीमेंट हुआ है 80 पर, और गुणा 100 करते तो आपको यहाँ पर पता है 1/8 की प्रतिशत वैल्यू 12.5% होती है, और गुणा 3 करते तो 37.5% हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 110 से यहाँ पर 140 हुई है, तो यहाँ पर 30 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला कितने पर, 110 पर, और गुणा 100 करते हैं तो 1/11 की प्रतिशत वैल्यू 9 से 1/11 तो 3 से गुणा कराते तो 27 सही 3/11% आपके पास यहाँ पर ये प्रतिशत वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया ये 2012 से लेकर 2013 तक कैलकुलेट किया, और ये 13 से लेकर 14, और फिर ये 14 से लेकर ये 15 तक का, और ये 15 से लेकर ये आपने 16 तक का, और यहाँ पर 16 से लेकर आपने 17 तक का कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे मैक्सिमम परिवर्तन किस वर्ष आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा, आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। आप यहाँ पर अगर सबसे मैक्सिमम परिवर्तन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 37.5% आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और ये आपके पास यहाँ पर 2015 से 2016 यानी कि 2016 के अंदर जो है सबसे मैक्सिमम परिवर्तन आपके पास, अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन यानी कि प्रतिशत वृद्धि आपके पास यहाँ पर हुई है, सबसे अधिकतम प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 2016 जो है ये आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई आपको बतानी। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई होता है, तो आधार आपको बताएगा 6 है, इंटू में ऊंचाई h आप रख देंगे, बराबर क्षेत्रफल आएगा जो कि 18 बताएगा। ठीक है, तो h बराबर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 6 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके बताना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूनी का 8 एक 9/4 बनेगा, और गुणा के अंदर ये 5 3 का 15 एक 16/5 बनेगा। तो 4 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, और प्लस के अंदर यहाँ पर देखिए आप पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और 31 बट्टे आपके पास बनेगा 6, और यहाँ पर गुणा के अंदर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 31 का 2 गुणा 62 और 4 66 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 31 आएगा, तो 31 से 31 कटेगा, 6 से यहाँ पर ये कटेगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 3 3 9 और 2 11/3 आता, तो ये 3/11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 से 11 कट गया और बच गया 3 प्लस के अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पर सोल्व करते तो 700 के 28 और एक 29/7 हो जाता, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप करते तो ये 35 और डिवाइडेड बाय 29 आता, तो यहाँ पर 29 से 29 कट गया, 7 से 5 बार कटता। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इनको ऐड कराएंगे तो ये 5 प्लस का 3 8 हो गया, और ये 900 के 36/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 36/5 हो गया, प्लस का ये 8 हो गया। अब 36/5 का मतलब 7 सही 1/5, यानी कि आपके पास यहाँ पर 15 सही 1/5 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।